तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो क्या था कि उस टाइम में देखो पहले का समय है, एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर, है ना? तो एग्रीकल्चर उस टाइम में मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ उस टाइम के पीरियड के लोगों का। एंड उस टाइम में जो मिनरल है ना, जैसे मिनरल हो गए बहुत सारे, स्पाइसेस हो गए, क्लॉथ हो गए, सिल्क हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, हाँ, मिनरल लाइक कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया ना, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये सब चीज़ें, स्पाइसेस हो गए, ये सब मिनरल में आ जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था। एंड मिनरल वेल्थ भी काफ़ी अच्छा था उस टाइम में इंडिया का, ठीक। और हमने ये भी देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य के समय में हम इजिप्ट से और पर्सिया से भी मतलब क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे उस टाइम में। तो इकोनॉमिक कंडीशन में ये भी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफी फ्लरिश कर रहा था उस टाइम में, है ना? गुप्ता के पीरियड के समय में इंटरनल ट्रेड तो बहुत अच्छा चल ही रहा था, एक्सटर्नल ट्रेड भी काफी फ्लरिश कर रहा था। इजिप्ट और हम लोग यूरोप से पूरा उधर उस टाइम में वो कर रहे थे, इकोनॉमिक अपना ट्रेड कर रहे थे। अगर एक्सपोर्ट्स की इकोनॉमिक कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम अगर थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स की बात कर लें कि हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारे यहाँ सिल्क वगैरह, थोड़ा सा कॉटन वॉटन की चीज़ें अच्छी होती थी, तो हम लोग क्लोथ वगैरह, सिल्क की चीज़ें, प्रीसियस स्टोन्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? और इंपोर्ट की बात कर लें कि मेनली हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, लीड हो गया, और उधर सेंट्रल एशिया की तरफ जानते हो हॉर्सेज बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हम हॉर्सेज, ये सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे। क्लियर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड काफी अच्छा फ्लरिश कर रहा था उस टाइम में। जो इंपॉर्टेंट सिटी, हेलो, हाँ ठीक है, उस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, वो उनका जो कनेक्शन था रोड से, है ना, रोड कनेक्टिविटी जो थी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के, इंपॉर्टेंट सिटीज के, वो काफी वेल डेवलप्ड कनेक्टिविटी थी, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज उस टाइम की बात करें तो जैसे उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, और मथुरा हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस टाइम की। एंड इनका जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफी डेवलप्ड था, काफी बढ़िया था। तो दिस सोच की इकोनॉमिक कंडीशन, जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, तो क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना? सो रिवर्स लाइक गंगा हो गई, यमुना हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ऐसे जो रिवर हैं ये लोग इंटरनल ट्रेड के लिए, मतलब अपने ही देश में इंटरनल ट्रेड के लिए ये लोग यूज होता था। अब प्रयागराज क्यों इंपॉर्टेंट सिटी था? बिकॉज यहाँ पे संगम है, गंगा जी आ रही है, यमुना जी आ रही है, तो उससे इंटरनल ट्रेड हो रहा है। वाटरवेज हाईवेज काफी उस टाइम में फ्लोरिश कर रहे थे, है ना? इधर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होता है, गंगा जी उधर, इलाहाबाद से फिर उधर बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, फिर जाके उधर बांग्लादेश में इंटर होके फिर फाइनली वहाँ पे। हम्म हम्म बनारस से बिहार होते हुए उधर ना। तो ऐसे ये जो गंगा हो गई, यमुना हो गई, कृष्णा, साउथ इंडिया में कृष्णा कावेरी रिवर्स जो है ये इंटरनल ट्रेड के लिए काफी माने जाते थे उस टाइम में, फ्लरिश कर रहे थे और यूज होते थे। तो ये शो करता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द गुप्ता पीरियड कि एग्रीकल्चर वाज अ मेन ऑक्यूपेशन, मिनरल वेल्थ काफी अच्छा था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफी फ्लरिश कर रहे थे उस टाइम में। कुछ इंपोर्ट वाली चीजें याद कर लो, कुछ एक्सपोर्ट वाली चीजें याद कर लो, ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जब पूछेगा ना तो लिख लेना उसमें। तो कुछ चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, गोल्ड, सिल्वर, टीन, लीड, हॉर्सेज हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थे उस टाइम में। हॉर्सेज क्या है ना कि हॉर्सेज देखो मॉडर्न इंडिया में भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट किए हैं उनसे। जैसे फ्रेंच लोग जो थे, जब मॉडर्न इंडिया में आए तो फ्रेंच लोग जो है वो साउथ इंडिया के रूलर्स को हॉर्सेज लाके देते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में काफी हॉर्सेज वगैरह काफी अच्छे होते हैं और तगड़े तगड़े होते हैं, तो हॉर्सेज वगैरह उधर से इंपोर्ट हम लोग करते थे। हाँ, इन्फेंट्री के लिए यूज होता था, और उस टाइम ट्रैवल करने के लिए काफी यूज होता था हॉर्सेज में, इन्फेंट्री में, कैवलरी में यूज होता था, है ना? तो ये इकोनॉमिक कंडीशन हो गया गुप्ता पीरियड का, ठीक। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं एक्चुअली रिलीजियस कंडीशन क्या था। तो गुप्ता पीरियड के समय रिलीजियस कंडीशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गुप्ता पीरियड के समय ब्राह्मणिज्म जो है ना, ब्राह्मणिज्म, उसका रिवाइवल हुआ। एक्चुअली हम देखे थे कि आफ्टर वैदिक पीरियड थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म डिक्लाइन हुआ, बिकॉज जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, ऐसे ऐसे सेक्ट्स आए, और इसकी वजह से थोड़ा सा जो ब्राह्मणिज्म है वो डिक्लाइन हुआ एंड ऑल। बट गुप्ता पीरियड जब आया तो उस टाइम ब्राह्मणिज्म ने फिर से रिवाइवल किया, फिर से उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, ठीक। एंड इस समय हम देखते हैं, अगर रिलीजियस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हुआ, और विष्णु, भगवान विष्णु और शिव इस टाइम में सबसे ज्यादा वर्शिप किए जाते थे। मोस्ट वर्शिप डाइटीज थे इस टाइम में, विष्णु और शिव, ठीक। रिलीजियस कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। और फिर ये भी देखते हैं कि एक्चुअली अश्वमेध जो यज्ञ है इसको भी एक रिलीजियस ही वो माना जाता है। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो थे, इन लोगों ने यश अश्वमेध यज्ञ भी किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब रिलीजियस कंडीशन ऐसे था कि मतलब रिवाइवल हो रहा था ब्राह्मणिज्म का। और देखें रिलीजियस कंडीशन, हाँ, हम्म, अपने मन से नहीं, अगर कोई उसको रोक दिया, घोड़ा को छोड़ दिया था एक लोग के साथ, और अगर कोई उसको रोक दिया मतलब कि वो आपको चैलेंज कर रहा है ना, एंड उसको किसी ने अगर नहीं रोका तो मतलब कि आपका वहाँ पे इंपीरियल सुप्रीमेसी है, आप मतलब आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। हाँ लाइक मान के चलो, हाँ लाइक मान के चलो तुम राजा हो, ठीक। एंड तुमने घोड़े पे एक एक्चुअली फरमान लिखवा दिया कि ये भावेश प्रताप सिंह का है, ये अश्व है, ठीक। एंड ये मैं अश्वमेध यज्ञ के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। अब मान चलो वो दौड़ते दौड़ते कटरा तक आया, कटरा किसी ने नहीं रोका, ठीक। फिर चलते चलते बनारस तक गया, बनारस में किसी ने नहीं रोका। मान चलो फिर बिहार में चला गया, बिहार में किसी ने रोक दिया उसको।
मतलब दैट मीन्स कि भावेश प्रताप सिंह को चैलेंज करने वाला कोई बिहार में है ना। फिर वहाँ पे जाएगा तो फिर आप जाके फिर वहाँ पे युद्ध करेंगे एंड दैट्स वाई फिर वैसे वैसे आप वहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे करके चीज़ें चलती थी। एंड हाँ, अगर वहाँ भी कोई नहीं रोका इसका मतलब कि वहाँ भी आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, फिर वहाँ से आपका घोड़ा आगे बढ़ेगा, तो जहाँ जहाँ तक पूरा आपका इंपीरियल सुप्रीमेसी दिखाने की ऐसी चीज़ें चलती थी, ठीक है। हाँ, ऐसे होता था। तो रिलीजियस कंडीशन हम लोग देख रहे थे, तो एक्चुअली रिलीजियस कंडीशन में पहला हमने देखा कि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ इस टाइम में, ठीक। दूसरा अगर हम लोग रिलीजियस कंडीशन देखें तो ये था कि ये लोग काफी रिलीजियसली टॉलरेंस लोग थे, है ना। रिलीजियस टॉलरेंस लोग के अंदर था, मतलब कि सेकुलर लोग थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में जैन और बुद्ध था तो उसको उन लोग को मतलब परेशान करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग टॉलरेंस थे, टॉलरेंस रखा करते थे अदर रिलीजियस ग्रुप से। जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो इनको भी फ्लरिश करने दिया, इनको परेशान नहीं किया, है ना। तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हुआ, रिलीजियस टॉलरेंस था इनके अंदर, और गुप्ता पीरियड के समय में भक्ति कल्ट काफी ज्यादा डेवलप हुआ। अब तुमको भक्ति कल्ट समझाता हूँ क्या है, कि भक्ति कल्ट एक ऐसा है कि मतलब इमेंस डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, एक भक्ति कल्चर डेवलप होता है इनके पीरियड में। दैट मीन्स कि एक इमेंस डिवोशन होता है लोगों का टुवर्ड्स द गॉड। बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ये सब भक्ति कल्ट में डेवलप होना शुरू होते हैं। और बहुत सारे वेरियस सेक्शंस थे हिंदू के जो इस टाइम में यूनाइट होते हैं एक दूसरे से। कोई विष्णु को पूजा कर रहा था, कोई शिव का पूजा कर रहा था, है ना। तो अलग अलग जो सेक्ट थे हिंदू सोसाइटी में, वो लोग इस टाइम में यूनाइट होते हैं। बहुत सारे भजन हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सब डेवलप होते हैं, है ना। इसी को बोला जाता है कि भक्ति कल्ट बोला जाता है। तो गुप्ता पीरियड के समय में भक्ति कल्ट ने काफी ग्रो किया, एंड ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गुप्ता पीरियड का, ठीक। ठीक। पहले के लोग जैसे है ना कि विष्णु को मानने वाले अलग होते थे और शिव को मानने वाले अलग होते थे, और इनमें काफी ज्यादा थोड़ा सा वो रहता था, मतलब हम्म। हाँ, जैसे आज के टाइम अलग अलग सेक्ट है ना, तो जैसे पहले में वैष्णव हुआ करते थे, है ना, सेवाइट हुआ करते थे शिव को मानने वाले, ये लोग एकदम कट्टर हुआ करते थे कि शिव वाले विष्णु को नहीं मानेंगे, विष्णु वाले शिव को नहीं, ऐसी चीजें चलती थी, है ना। तो उस टाइम में थोड़ा सा जब गुप्ता पीरियड आया तो उस टाइम में ये लोग यूनाइट हुए क्योंकि भक्ति कल्ट आया उस टाइम, ठीक। लड्डू को, हाँ हाँ, भगवान कृष्ण को ना, हाँ। नहीं तो वो तो ठीक हो गया, वो तो मतलब ठीक है, लोग वैसा उनका वो डिवोशन है एंड ऑल। मतलब भक्ति कल्ट का मतलब ओवरऑल ये समझो कि इस टाइम में लोगों का डिवोशन गॉड के प्रति काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, है ना। बहुत सारे सॉन्ग्स और भजन और सॉन्ग्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए इस टाइम में, मतलब एक भक्ति रिवोल्यूशन हुआ, मतलब लोगों का काफी डिवोशन बढ़ा इस टाइम में। और जो जो थोड़े से हिंदूज जो है वो सेवाइट और वैष्णव में जो थोड़े से डिवाइडेड थे वो इस टाइम में यूनाइट भी हुए। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली भक्ति कल्ट, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो रिलीजियस कंडीशन में क्या क्या 3 पॉइंट तुमने नोट किया, रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मणिज्म, देयर वाज अ रिलीजियस टॉलरेंस एंड भक्ति कल्ट, ग्रोइंग ऑफ भक्ति कल्ट। ये 3 पॉइंट है, इसके अंदर में तुम्हें लिखना है, क्लियर क्लियर। अब इसके बाद जो हम तीसरा देखेंगे इनके समय में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका काफी बेहतर माना जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की को समझते हैं कि इनके गुप्ता पीरियड के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मैंने तुमको पढ़ाने के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनके इनके पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी एफिशिएंट था। 2 चीजें बताई थी कि गुप्ता पीरियड अपने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों के लिए जाना जाता है। तो कल्चरल डेवलपमेंट तुमने रिलीजियस में देख लिया कि कैसे भक्ति कल्ट डेवलप होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनके समय में कैसा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो ये है कि सबसे टॉप पे कौन, पीएम नरेंद्र मोदी, किंग। जो किंग थे वो सबसे टॉप पे थे, ठीक। और मतलब ऑल पावरफुल थे। ये जुडिशियल भी सबसे टॉप पे थे, मिलिट्री भी सबसे टॉप पे थे, मतलब ऑल पावरफुल थे किंग। एंड किंग को गुप्ता पीरियड के समय में एक टाइटल दिया जाता था, दैट इज महाराजा धीराज। हाँ, स्टार्टिंग में बताया था, महाराजा धीराज का इनको टाइटल दिया जाता था। एंड किंग वाज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर्स इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर, ठीक। और किंग को उस समय में किंग वाज कंसीडर्ड इक्वल टू इंद्र, भगवान इंद्र है ना, वरुण है, कुबेर भगवान है, तो इनके इक्वल टू माना जाता था किंग को। किंग वाज कंसीडर्ड इक्वल टू इंद्र, वरुण और कुबेर, है ना। एंड इनके पास वाइड एंड एक्सटेंसिव पावर होता था किंग के पास, क्योंकि जुडिशली भी हेड है, मिलिटरी भी हेड है। ठीक हो गया, तो हो गया, ठीक ठीक। हो गया ना। हाँ, तो किंग की हम लोग बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। तो जैसे हमने देखा कि टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो अपेक्स पे है वो कौन है, किंग है हमारा, ठीक। तो किंग को फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर्स बोला जाता था इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड मिलिट्री। एक चीज को नोट करना दिमाग में, एडमिनिस्ट्रेशन लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, मैं भी बता दे रहा हूँ। टाइटल जो इनको मिलता था किंग को, महाराज राज का मिलता था। एंड ही वाज कंसीडर्ड इक्वल टू द इंद्र, वरुण और कुबेर के इक्वल माना जाता था इनको। एक्चुअली बेसिकली इनके पास वाइड एंड एक्सटेंसिव पावर था, लेकिन फिर भी ये लोग रूल करते थे अकॉर्डिंग टू धर्म। ऐसा नहीं है कि एकदम ऑल पावरफुल हो गया हूँ तो मतलब जो मन में आए वो करूँ। इनके पास वाइड एक्सटेंसिव पावर था, फिर भी ये लोग रूल करते थे अकॉर्डिंग टू धर्म। और धर्म क्या था, रूल थे, जो रिलीजियस रूल थे, जो बेसिक रूल थे, उसके हिसाब से ये लोग रूल करते थे। और एक्चुअली किंग के पास इनके मिनिस्टर भी हुआ करते थे, जैसे मैं आज बहुत सारे मिनिस्टर हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और, तो किंग के मिनिस्टर भी हुआ करते थे जो इनके टास्क में किंग को अपने काम करने में असिस्ट किया करते थे। सो मिनिस्टर असिस्ट द किंग इन हिज टास्क एंड ऑल, ठीक। तो ये तो अपेक्स लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दैट इज अ किंग एंड हिज मिनिस्टर्स।
इसके बाद इसके नीचे आओगे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर था, इतना वास्ट एम्पायर था, उसको हम लोग डिवाइड कर देते थे। ये लोग उसको वास्ट एम्पायर को डिवाइड करके रखते थे सर्वरल प्रोविंसेज में। प्रोविंस मतलब छोटे छोटे जैसे एरियाज हो, जैसे आज के टाइम में स्टेट हो गया ना, तो उसी को हम लोग प्रोविंस बोला करते थे उस टाइम में। जैसे हम लोग जैसे आज के टाइम में स्टेट्स हो गए, तो स्टेट जिसमें यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया। हाँ, जैसे इंडिया पूरा हो गया तो इंडिया के हेड कौन हो गया, पीएम हो गया। तो उस टाइम में किंग हुआ करते थे। उसके बाद सारे पूरा इंडिया डिवाइड हो गया स्टेट में। उस टाइम में जो स्टेट डिवाइड हुआ तो उसको हम लोग बोलते थे सर्वल प्रोविंसेस में डिवाइड हो गए। एंड प्रोविंस मतलब जैसे यूपी का भी पहले क्या मतलब था, यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में उत्तर प्रदेश बना, है ना। तो जैसे अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, वैसे ही उस टाइम में जो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर था उसको बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। एंड उस प्रोविंसेस को कहा जाता था भुक्तीज। क्या? भुक्तीज, BHUKTIS, भुक्तीज बोला जाता था। एंड इस भुक्ति का जो हेड था, है ना, मतलब सीएम, आज से करेक्ट करो, इस भुक्ति का जो हेड था उसको बोला जाता था उपारिका महाराज या गोप्ता बोला जाता था। हाँ हाँ, सीएम मतलब भुक्ति का जो हेड था, आज के टाइम में जो सीएम था मान के चलो, उसको उपारिका बोला जाता था या फिर उपारिका महाराज बोला जाता था या गोप्ता बोला जाता था। ठीक। तो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर को हमने डिवाइड कर दिया भुक्तीज में, और जो भुक्तीज के हेड हैं उनको हम लोग गोप्ता बोल रहे हैं या फिर उपारिका महाराज बोल रहे हैं। ठीक। हाँ, हेड हो गए। हाँ, हेड हो गए, उपारिका या उपारिका महाराज या फिर गोप्ता। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक मिनट क्या उपारिका, फिर से बोलो। नहीं, 9 रत्न में से नहीं होंगे ये, एक्चुअली किंग के ही कोर्ट की कोई होगा, मतलब जिसको किंग एक्चुअली नहीं, 9 रत्न से क्यों कंफ्यूज हो रहा है? एक्चुअली किंग के कोर्ट में जो सबसे ज्यादा, जैसे मैं आज के टाइम में अगर हम लोग मान लें कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखो, ठीक, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं भारत में, है ना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबसे ब्रिलियंट लोग हैं, जिसमें अजीत डोभाल लोग हैं, है ना। और जैसे में हमारे मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, अरे क्या नाम है इनका, एक्सटर्नल मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है हमारे, फॉरेन मिनिस्टर का, एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर हो गए। ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जेम हो गए हमारे आज के टाइम के कंट्री के। तो 9 जेम जो है, 9 रत्न जो थे विक्रमादित्य के कोर्ट में, वो लोग जो है ना उस टाइम के काफी ज्यादा पढ़े लिखे और काफी लिटरेट और काफी फेमस लोग थे। तो इसलिए हमको बोला जाता था कि ये लोग दीज आर द 9 जेम्स ऑफ द विक्रमादित्य कोर्ट, है ना। तो वो तो 9 रत्न लोग थे, 9 लोग थे, तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, इसलिए उनको 9 जेम बोला जाता था। तो बाकी ये जो भुक्ति के जो हेड हैं, उपारिका हो गया, उपारिका महाराज जिनको हम लोग बोलते थे, तो ये लोग तो मान चलो किंग लोग जो हैं, इनको क्या करते होंगे, इलेक्ट करते होंगे कि आप लोग जाइए और इस प्रोविंस में, इस भुक्ति में आप लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए। ठीक। हाँ, तो हमने देखा कि मतलब ओवरऑल जो वास्ट एम्पायर था वो भुक्तीज में डिवाइड हो चुका है। एंड भुक्तीज के जो हेड थे उनको उपारिका बोलते थे। और फिर हमारा जो स्टेट हो गया, जैसे यूपी, अब यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, जिले है कि नहीं है, तो वैसे ही समझ जाओ कि उस टाइम में भी जो भुक्ति था, जिसको हम लोग स्टेट बोलते थे, भुक्ति को भी फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। एंड उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते थे विसायाज। क्या बोलते थे? विसायाज। थोड़ा इसका जो वर्ड है एक दो तुमको थोड़ा टफ मिलेंगे, जैसे भुक्ति हो गया, विसाया हो गया। तो भुक्ति को हम लोग डिवाइड करते थे डिस्ट्रिक्ट में, एंड एट दैट टाइम डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड विसायाज। एंड विसायाज के जो हेड थे उसको हम लोग बोलते थे विसायापति। ये हाँ, मतलब डीएम आज के टाइम में डीएम। तो क्लियर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे चल रहा है। सबसे आप किंग हो गए, किंग के सब कुछ के हेड वही हो गए, ऑल पावरफुल हो गए। फिर इतना बड़ा वास्ट एम्पायर था तो किंग कैसे रूल करेंगे भैया, तो पावर को थोड़ा सा नीचे आप वो कीजिए, डिवोल्यूशन कीजिए। तो प्रोविंशियल हमने डिवाइड कर दिया, जो प्रोविंस थे उनको हम भुक्ति बोला करते थे, भुक्ति के हेड हो गए उपारिका। फिर भुक्ति को फर्दर फिर हमने डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे उनको हम लोग विसाया बोले या फिर विसायापति बोले, है ना। और सब उसके बाद अब आ जाओगे डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर गाँव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे गाँव मिलेंगे, हाँ मिलेगा। तो फिर गांव के लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन था। तो देयर वाज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द विलेज एंड दैट वाज द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट एट दैट टाइम। जैसे आज के समय में है वैसे उस टाइम में भी था। सोचो कितना डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उस टाइम में। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जिसमें फिर विलेज आता था, और विलेज जो है वो लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। एंड विलेज का जो हेडमैन था उसको हम लोग ग्रामिका बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामिका, इजी है टू लर्न। तो विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्रामिका। एंड ग्रामिका का काम होता था कि आप एट अ लोकल लेवल, एट अ विलेज लेवल पीस को मेंटेन करके रखिए और जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करके रखिए। ठीक। और जो ग्रामिका है, जैसे अब देखो आज के टाइम से एकदम बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे में ग्रामिका विलेज हेडमैन, तो विलेज हेडमैन को हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं ना। तो सरपंच के भी काउंसिल होता है कि नहीं, पंचायत एंड ऑल। तो उस टाइम में जो ग्रामिका थे, ग्रामिका को काम करने में कौन हेल्प करता था? एक विलेज काउंसिल हुआ करता था। जैसे आज के टाइम में पंचायत है ना, तो वैसे ही उस टाइम में भी विलेज काउंसिल हुआ करता था। और उस विलेज काउंसिल में विलेज के जो एल्डर पर्सन है वो लोग उसमें रहते थे। दिस वॉज द लेवल ऑफ द एक्चुअली गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो कितना डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, है ना। और वैसे ही केवल गांव में जैसे ग्रामिका रूल करते थे, वैसे ही टाउन में, सिटीज में नगरपति रूल करते थे, है ना।
और नगरपति को भी जो असिस्ट करते थे उनको काम करने में, एक्चुअली उसके लिए भी काउंसिल बना हुआ था, टाउन काउंसिल, जिसको हम परिषद बोलते हैं आज के टाइम में। उस टाइम में भी आज के टाइम में जैसे परिषद बोलते हैं ना, तो उस टाइम में भी सेम यही परिषद हुआ करता था, नगर परिषद। और नगर परिषद का जो हेड था उसको नगरपति बोलते थे, और नगरपति जो है वो टाउन को मैनेज कर रखता था। ग्रामिका जो है वो गांव को मैनेज कर रखता था, ठीक है। उपाधिका जो है वो सीएम हो गए। विसायास जो हो गए वो क्या हो गए, डिस्ट्रिक्ट के हेड हो गए, डीएम हो गए। देख लो उस टाइम में, इतना पहले के समय में, गुप्ता पीरियड के समय में कितना एफिशिएंट और कितना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, आज के टाइम की जैसा कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन था। ऐसे नहीं गोल्डन एज बोला जाता है गुप्ता पीरियड को, ठीक। ये लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया पूरा, एक फिगर बना ना दिमाग में। टॉप पे किंग हो गया, फिर प्रोविंसेस हो गया, प्रोविंसेस को फिर डिवाइड कर दिया विसायस में, विसायस के बाद फिर लोकल में आ गए विलेज और टाउन। विलेज को कौन हेडमैन है, ग्रामिका, और टाउन का कौन हेडमैन है, नगरपति। क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो हमने तीन चीजें देख ली, इकोनॉमिक कंडीशन देख लिया गुप्ता पीरियड का, रिलीजियस कंडीशन देख लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये तो रीजन हो ही गए कि एक्चुअली फॉर दीज रीजंस गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड गोल्डन एज। ये सब हमने कंडीशन देखे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रिलीजियस कंडीशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन क्या है। बट अब एक्चुअली थोड़ा सा हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बुलाया जाता है ना। तो देखो, किसी भी एज को तुम गोल्डन एज बोल रहे हो, या फिर किसी भी कंट्री को काफी तुम प्रॉस्पर कंट्री बोल रहे हो, या फिर काफी अच्छा कंट्री बोल रहे हो, तो दिस डिपेंड्स अपॉन कि उस कंट्री में आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ये सब कैसे डेवलप हुए उस टाइम में, है ना। तो आज के टाइम में तुम किसी कंट्री को अच्छा कंट्री कैसे बोलोगे, जिस कंट्री में आर्ट बहुत अच्छा होगा। पैसा ही केवल एक वो नहीं है, मानक नहीं है ना। उस कंट्री में आर्ट बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, लिटरेचर बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, साइंस बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही चाहिए। तो इन सब के बेसिस पर हम बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा कंट्री है ना। और पैसा ही पैसा हो, लेकिन वहाँ पे आर्ट ही ना हो, कला ही ना हो, तो कला के बिना तो सब फीका है ना। हाँ, तो आर्ट ना हो, लिटरेचर ना हो, तो सब बेकार हुआ, वो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब चीजें भी डेवलप होना चाहिए। तो गुप्ता पीरियड के समय में यही हुआ कि देयर वाज अ रिमार्केबल पीस, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। पीस था, प्रोस्पेरिटी था, डेवलपमेंट था, काफी प्रोग्रेस था, रिमार्केबल प्रोग्रेस था उस टाइम में। एंड जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होगा, वहीं पे एक्चुअली आर्ट, लिटरेचर और साइंस डेवलप करेगा। पाकिस्तान में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, आज के टाइम में क्यों नहीं ये लोग साइंस की फील्ड में आगे हैं, क्यों लिटरेचर की फील्ड में बड़ा आगे हैं? बिकॉज वहाँ पे दिन भर मारकाट चल रहा है, अफगानिस्तान में दिन भर मारकाट चल रहा है, पाकिस्तान अपने आप में ऐसे टेररिज्म में परेशान है, तो वहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट ही नहीं है। आज हम लोग देखो क्यों नहीं, सब वहाँ पे सब अपना जो मतलब जो आम जनता है वो परेशान है, क्योंकि उसी के चलते वहाँ, अरे टेररिज्म है तो टेररिज्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पे जियो पॉलिटिकल वहाँ पे दबाव बनेगा, महंगाई बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इंटरनेशनल उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, उनके पास क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, तो उनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा ओवरऑल। तो इसकी वजह से सब आम जनता तो परेशानी रहती है। लेकिन खैर, जनता को अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है ना। राजा तो चलो कहीं भी निकलेगा, लेकिन आम किसको झेलना पड़ेगा, मेनली जनता को। अब वहाँ पे टमाटर का दाम बढ़ेगा, 200 रुपये किलो हो जाएगा, तो कौन परेशान होगा? राजा परेशान होगा, पीएम परेशान होगा, कि आम जनता परेशान होगी? पीएम क्यों परेशान होगा? उसके पास तो सब कुछ है, उसको तो मिल जाएगा। हाँ, आम जनता परेशान होगी ना जिसके पास। अरे वोट वोट वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे आर्मी चूज करती है वहाँ का पीएम, है ना। वहाँ पे आर्मी डिसाइड करती है कि कौन पीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा। देखते नहीं हो कि यहाँ पे जो भी पीएम रहता है वो जेल में चला जाता है आफ्टर जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो तुम कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, आज इमरान खान जेल में है कि नहीं है, उससे पहले जो नवाज शरीफ था वो जेल में है कि नहीं है, तो सब ऐसे ही रहते हैं वहाँ पे, सब ठंड सिस्टम। अभी जो है वो क्या तो नाम है, सरफराज करके कैसे तो नाम है, अभी वो भी देखना। आर्मी पे टेररिज्म का वो है, रूल है, और वही लोग फिर मिल के पीएम सीएम जो भी है चुनते हैं। तो सब वहाँ पे सिस्टम खराब है। खैर वहाँ पे टॉपिक से मत डिस्ट्रैक्ट हो, बस मेरा इतना कहना था। सबको पता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हावी हो चुका है चीज़ें। वैसे लोग भी हैं, उस माइंडसेट के लोग भी हैं, समझ ही रहे हो। खैर, तो गुप्ता पीरियड के समय में कहीं भी देखो, जहाँ पीस होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, जहाँ पे शांति होगी वहीं पे कला का वो होगा, डेवलपमेंट होगा, वहीं पे लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा। अब तुम्हारे पास शांति नहीं है तो तुम क्या कला डेवलप करोगे, तुम क्या पोइट्री लिखोगे, तुम क्या लिटरेचर लिखोगे, तुम शांति नहीं हो तो गुप्ता पीरियड के समय में देयर वाज अ रिमार्केबल पीस, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, एंड देयरफॉर देयर वाज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। ठीक, तो वही हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली लिटरेचर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन का कैसा क्या सिनारियो था, उसके बाद आर्किटेक्चर का क्या सिनारियो था, वो हम देखने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर की बात करें तो जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने काफी अच्छा पेट्रोनेज दिया लिटरेचर को। पेट्रोनेज मतलब छत्र छाया, मतलब सपोर्ट किया, लिटरेचर को सपोर्ट किया कि आप लोग भैया पोएट्री लिखिए, आप लोग लिटरेचर लिखिए, आप लोग नॉवेल्स लिखिए, है ना। तो जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने काफी पेट्रोनेज दिया लिटरेचर को। एंड गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज फॉर संस्कृत लिटरेचर बोला जाता है। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर बोला जाता है। और हमने देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में ही 9 लिटरली जेम्स थे, उनके नवरत्न थे उनके कोर्ट में, जिनको लोग 9 लिटरली जेम्स बोला करते थे। मतलब लोग काफी विद्वान लोग थे, नवरत्न जो 9 लोग थे वो काफी विद्वान थे, इसलिए उनको लोग नवरत्न बोला करते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में ही ये लोग नवरत्न थे। इसमें से जो सबसे मोस्ट ब्रिलियंट थे, जो सबसे मोस्ट फेमस है, जो मोस्ट एमिनेंट है, वो कौन है? कालिदास है। कालिदास के कुछ रचनाएं जैसे मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, ये सब संस्कृत लिटरेचर के ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं संस्कृत लिटरेचर के, है ना। बहुत, और ये सब ऐसी किताबें हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है।
शेक्सपियर इनके सामने बच्चे हैं, कुछ नहीं है शेक्सपियर। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, लेकिन शेक्सपियर को कालिदास ऑफ यूरोप बोला जाना चाहिए। कालिदास के समय शेक्सपियर कुछ नहीं है। सोचो उतना पहले के समय का, एंशिएंट इंडिया की बात चल रही है। उस टाइम तो जो यूरोप के लोग होंगे वो उस टाइम में अभी जंगल में रह रहे होंगे। तब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लिटरेरी आर्ट्स डेवलप हो चुके थे, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप हो चुका था, ट्रेड एंड कॉमर्स में हम फ्लरिश कर रहे थे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस टाइम में यूरोप जो है, जो आज के टाइम में ब्रिटिश जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, उस टाइम में वो लोग पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होंगे उस टाइम में उनके पास, है ना। तो उस टाइम में सोचो कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो गए थे, विक्रमशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज हो गए थे, ठीक, और इतने बड़े बड़े लिटरेरी आर्ट्स डेवलप हो गए थे। तो चंद लिटरेचर की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि गुप्ता पीरियड जो है वो काफी अच्छा पैट्रोनेज देता है लिटरेचर को। गुप्ता पीरियड जो है वो संस्कृत लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड था। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में जो है नवरत्न रहा करते थे, दैट इज वो काफी लिटरली जेम्स थे। कालिदास जैसे लोग थे जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर के बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, लिटरेचर लिखे। उसके एग्जाम्पल याद कर लेना जरूर। मेघदूतम कौन लिखा था? तो कालिदास लिखे थे। कुमार संभवम कौन लिखा था? कालिदास लिखे थे। रघुवंशम कौन लिखा था? कालिदास लिखे थे। कुछ अदर लिटरेचर की अगर वर्क की हम बात करें तो देयर वाज अ लिटरेचर कॉल्ड मुद्रा राक्षस, है ना। तो मुद्रा राक्षस वो किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। नाम याद रखना है ना, ये सब काफी कंपटीशन में भी पूछता है और बुक में भी होगा एक्सरसाइज में। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक। एंड एक और वहां पे कलेक्शन था, एक्चुअली इट वाज अ नहीं, मुद्रा राक्षस नहीं नहीं, रुको देख लेता हूँ, रुको देख रहा हूँ। विशाख दत्त नहीं नहीं, चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, एक मिनट, मुद्रा राक्षस की बात कर रहा था ना। नहीं बाबू, इन्होंने लिखा है, विशाख दत्त नहीं लिखा है। पेज नंबर, तुम पहले पेज नंबर 87 पे आओ, सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ो, सम अदर लिटरेरी वर्क्स। हाँ, तो मुद्रा राक्षस तुम सब नहीं याद रखना है, जो बता रहा हूँ वो याद रखना जरूर। कालिदास ने लिखा था मेघदूतम, कुमार संभवम एंड रघुवंशम, ठीक। अदर लिटरेरी वर्क में बात करें तो विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, ठीक। और एक काफी इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र, याद रख लो पंचतंत्र। इट वाज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज का एक कलेक्शन था पंचतंत्र, जो हमको मोरल लेसन सिखाता था, मोरल और एथिकल लेसन हमको सिखाता था ये, ठीक है। तो पंचतंत्र वाज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज व्हिच टीचेज अस द एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। एंड पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के समय में। इनके नवरत्न में थे। हाँ, इनके नवरत्न में ही होंगे विष्णु शर्मा। सर हाँ अगर जैसे कोई राजा थे तो हाँ उनके बेटे पढ़ रहे थे, तो कहे थे कि इनको रीच आउट किए, बोले भैया पढ़ाओ इनको, तो फिर वो सब आगे उनकी कहानी लिखने लगी, ऐसे हुआ। तो किसके बेटे थे? पढ़ाओ इनको मतलब मुझे यहाँ तक याद है और फिर हाँ बिल्कुल, सिविलाइजेशन इनका कब हुआ? मेनली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाती है, उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे सिविलाइज होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग इनके काफी अहेड थे, लेकिन फिर भी ये लोग धीरे धीरे आके हम पे रूल करते हैं और हमारे माइंडसेट को ऐसा कर देते हैं कि यूरोप वाले तो सबसे ज्यादा डेवलप है। सोचो जब ये अभी दंगल में भी थे, तब हम क्या इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज एंड ऑल बन गए थे। हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे थे, वो नहीं मानते तो तुम मानो ना, इसलिए तुमको ये पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बताता है? हिस्ट्री में तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री का बुक तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है? यही सब चीजें जानने के लिए पढ़ा रहा है कि जानो, इन सब के चक्कर में मत आना कि जो कहते हैं कि यूरोप काफी डेवलप है, ये चीजें वो ये सब चीजें नहीं होती हैं, है ना। हम लोग इनसे काफी पहले इतनी चीजें दे चुके हैं। मेडिकल साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोग्राफी की बात कर लो, सब चीज में हम इनसे आगे थे। साइंस में बात कर लो, सब चीज में आगे थे हम लोग। लेकिन ये लोग जब आए, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल किया, तो एक्चुअली इन्होंने हमारा आइडियोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट भी किया। हमारे अंदर ऐसी आइडियोलॉजीज भर दी कि यूरोप वाले सबसे डेवलप थे। हाँ, तो कल्चर अलग था। तो उन लोग ने केवल और केवल हमारे देश को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, जमीनों को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हम पे आइडियोलॉजिकली भी कॉन्क्वेस्ट किया। इसलिए आज तुमको लगता है कि यूरोप वाले मॉडर्न है बहुत ज्यादा, यूरोप वाले बहुत ज्यादा डेवलप है। अरे भैया, उनसे हम सैकड़ों साल पहले ये चीजें जान चुके थे, है ना। केपलर जो है वो 16th सेंचुरी में आके बताता है कि सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ के। बताओ, गलत गलत बताता है। इससे पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था कि जो है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। सोचो कितनी टेक्निक होगी, तब तो बताया होगा आर्यभट्ट ने। तो ये चीजें थी, तो काफी हम लोग यही इसीलिए बोलो। उतने टाइम में जब तक वो लोग सिविलाइज हो गए थे, मतलब ठीक ठाक कपड़ा पहनना, खाना पीना समझ है, ठीक। वो ज्यादा ये सब इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़े। अच्छा ही किया, वो सब अपना जियो अपना खाओ। अच्छा, ऐसा होता है क्या? फिर तुम्हारे में फिर जन्म में अंतर क्या हो जाएगा? तुम्हारे में और जानवर में फिर अंतर क्या हो जाएगा कि बस खाओ पियो और बस अपना जियो? साइंस का डेवलपमेंट नहीं करोगे, लिटरेचर का डेवलपमेंट नहीं करोगे, आर्ट का डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो तुम्हारे और फिर अरे जिनको करना है करेंगे, क्या होता है? पहले अपने सिविलाइज हो जाए। हाँ, तो अपने सिविलाइज हुए ना सब, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें की। तो सर ये क्या है, एक कपड़ा ही पहनेंगे? एक कपड़े पहनेंगे मतलब छोड़िए, खैर छोड़ो। तो ये चीजें मैं तुमको साइंस की बात कर रहा था। एक्चुअली गुप्ता पीरियड में साइंस कितना डेवलप था उसकी बात कर रहा था। तो हमने आर्यभट्ट की बात की, आर्यभट्ट के बारे में उनका कंट्रीब्यूशन देखा। एक्चुअली सूर्य सिद्धांत इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया। एंड इन्होंने बताया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये चीजें बताई। इन्हीं के समय में, गुप्ता पीरियड के समय में ही आर्यभट्ट थे। उसके बाद एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर और जियोग्राफर थे, जो वाराह मीरा, हम लोग जियोग्राफी में इनको पढ़ते थे, वाराह मीरा। इनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में। तो ऐसे हमको पता चलता है कि यार काफी साइंस और एजुकेशन में भी इनका डेवलपमेंट था गुप्ता पीरियड के समय में इंडिया का।
उसके बाद गुप्ता पीरियड के समय के जो कॉइन्स हुआ करते हैं ना, कॉइन्स, सिक्के, एक्चुअली सिक्के हैं वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं, आपके डेवलपमेंट बताते हैं। तो इनके कॉइन्स में इतने अच्छे अच्छे नक्काशी हुआ करते थे, इतने अच्छे अच्छे क्या बोलेंगे उसको, फिगर्स हुआ करते थे, हाँ, तो मेटल वर्क्स हुआ करते थे कि डेट सोच कि इनका क्या स्किल था, कितना डेवलप्ड स्किल था अबाउट मेटल वर्क। तो गुप्ता कॉइन्स सोच द स्किल ऑफ द मेटल वर्कर्स। तो मेटलर्जी में भी इनका एक्चुअली बताता है कि कितने डेवलप थे ये। उसके बाद और तुम्हें बात करूं तो कुतुब मीनार में, दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में एक पिलर मिलेगा, इट इज आयरन पिलर, मेहरौली की पिलर, मेहरौली आयरन पिलर तुम बहुत काफी फेमस है, वो कुतुब मीनार के बगल में मिलेगी। एंड समझ जाओ कि वो आयरन पिलर जो है, इट वाज अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ द टेक्निकल एंड मेटलर्जिकल स्किल ऑफ द गुप्ता पीरियड, स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ द टेक्निकल एंड मेटलर्जिकल स्किल। क्यों, तुम्हें समझ जाओ कि उतने पहले से है, गुप्ता पीरियड के समय से है, लेकिन फिर भी आज तक उस पर रस्टिंग नहीं लगी है, आज तक उस पर रस्टिंग नहीं लगी है। सोचो क्या मेटलर्जिकल उनके पास ज्ञान होगा, क्या टेक्नोलॉजिकल ज्ञान होगा कि आज तक आयरन पिलर जो मेहरौली में है गुप्ता पीरियड से, आज तक उस पर रस्टिंग नहीं लगी, और वो ओपन है, दिन भर हवा बरसात पानी पोल्यूशन सब चल रहा है उस पर, लेकिन आज तक रस्टिंग नहीं लगी उस पर, है ना। दिस वॉज देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्किल कि ऐसा पिलर बना दिया कि आज तक कभी उस पर रस्टिंग नहीं लगी। आज के टाइम में ऐसा पिलर कोई बना दो तो बताओ कोई नहीं बना पाएगा आज के टाइम में, काफी मुश्किल है। तो ये था इनका एक्चुअली एजुकेशन, साइंस और मेटलर्जी में इनका डेवलपमेंट हमने देखा। क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये सब चीज़ याद रखना कि आर्यभट्ट के बारे में याद रखना, आयरन पिलर मेहरौली में उसके बारे में याद रखना, एजुकेशन में याद रखना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल, ठीक। तो कहानी नहीं सुनना, याद भी करना है। चलो अब आगे देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनका डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो ओवरऑल ये इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, तो आर्ट एंड, क्योंकि पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, डेवलपमेंट था, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने भी काफ़ी फ्लरिश किया इस टाइम। बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स उस टाइम में बनाए गए, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स आर बिल्ड। एक टेम्पल है 10 अवतार टेम्पल, विष्णु जी का मंदिर है, 10 अवतार टेम्पल, ये देवघर में मिलेगा नियर झांसी। यहाँ पे जाके तुम उस 8-10 अवतार टेम्पल का आर्किटेक्चर देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगी गुप्ता पीरियड के समय में क्या मतलब आर्किटेक्चर का वो था, कितनी अच्छे से उसमें नक्काशी एक एक चीज़ की हुई है, सामने से जाके देखना। तो 10 अवतार टेम्पल इनके समय में बनाया गया था, बहुत सारे टेम्पल बनाए गए थे, जिसमें से एक फेमस है 10 अवतार टेम्पल, जो देवघर झांसी में है आज भी, ठीक। उसके बाद अजंता, अजंता हो गया ना, अजंता हमें पड़ा था महाराष्ट्र में, तो अजंता में भी लोग जाके काफ़ी पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, जो गुप्ता रूलर के समय के जो आर्टिसियंस थे। तो इनके समय का जो अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी पेंटिंग का ग्रेट स्पेसिमेन है, और जो अजंता पेंटिंग है वो मोस्टली बिलोंग करती है टू दी गुप्ता पीरियड, है ना। तो अजंता के जो वो है गुफाएं हैं, वो हम लोग देख रहे थे कि मगध के समय से चलता आ रहा है, उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म के बहुत सारे वो मिला करते थे, पेंटिंग्स मिला करते थे। तो इसमें जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स बने वो एक्चुअली बनी गुप्ता पीरियड के समय में। एंड अजंता में जाके तुम जब उनसे पेंटिंग्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या इनका पेंटिंग में क्या इनका स्किल था, कितना अच्छा स्किल था। तो दिस अबाउट एक्चुअली आर्किटेक्चर के बारे में ये चीज़ें थी, है ना। तो ये था एक्चुअली आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड ऐसे करके हमारा खत्म होता है क्या, गुप्ता एम्पायर। तो ये गुप्ता एम्पायर था बाबू। और समझ, अब इतना पढ़ाने के बाद, 10 अवतार टेम्पल कहाँ पे है? 10 अवतार टेम्पल झांसी में, एक्चुअली देवघर एक जगह है झांसी में, वहाँ झांसी ना, इधर इधर से कितना दूर है लगभग? झांसी काफी है ना, बहुत दूर है ना? ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, खैर